Student, once again welcome back to channel। तो हम लोग जो अपना इससे पहले वाला जो हम लोग इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था श्वसन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो पढ़ा था। उसका हम लोगों ने ये पढ़ा था कि श्वसन क्या है, कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में श्वसन की क्या प्रक्रिया है, श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। और अभी हमें पढ़ना है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि तो हम जानते हैं श्वसन क्या है, सांस को अंदर लेना और उसके बाद उसको बाहर निकालना, है ना। तो श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन वो है जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो इसको ये श्वसन है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है, यानी कि उसके बीच में प्रेशर चेंज होता है जिसकी वजह से फेफड़े और वायुमंडल के बीच में एक्सचेंज होता है एयर का। अंतःश्वसन तभी हो सकता है, देखिए हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ में जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे कि एक बलून में हम लोग हवा भर देते हैं तो वहाँ पे एयर का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो बढ़ जाता है। तो उसको ज़रा भी कहीं से स्पेस मिलेगा तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे प्रेशर कुकर है, उसके अंदर हवा भर जाती है, दाब प्रेशर बन जाता है तो बाहर आने की कोशिश करता है। ज़रा सा उसको खोल देंगे फ़ौरन बाहर आ जाएगा। तो हवा क्या होती है, जहाँ पे ज़्यादा दाब है वहाँ से कम दाब की ओर जाना चाहती है, जाने के लिए कोशिश करती है। तो उसी तरह से फेफड़े हैं। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब यानी आंतर फुफ्फुसी दाब कम हो, यानी कि जब वायुमंडल का जो प्रेशर है उसके प्रेशर से कम प्रेशर फेफड़ों का होगा तब वो अंतःश्वसन होगा, तब एयर अंदर जाएगी। अगर पहले से ही प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर का है तो कौन सी वायु अंदर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तब फिर अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है, यानी जो फेफड़ों के अंदर प्रेशर होता है वो हवा जो वायुमंडल के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतरिक फुफ्फुस दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही चीज़ है। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए कि होता क्या है कि जब जब ये एयर अंदर जाती है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा लंग्स है। तो जब क्या होता है कि जब ये अंदर जाती है, तो जब एयर अंदर जाती है तो ये लंग्स फैल जाता है, ठीक है। और जब बाहर आती है, जब एयर बाहर आने लगती है, जब भी एयर बाहर जाएगी तो ये लंग्स क्या करेगा, ये लंग्स सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाता है। हम जानते हैं जहाँ पे जब देखिए पहले आगे देखिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चीज़। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य और अंतरा परशुक इंटरकॉस्टल इस तरह प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। ये जो प्रेशर चेंज होता है उसमें कौन, डायफ्राम जो एक मसल है जो कि लंग्स के नीचे स्थित होती है, जो कि एब्डोमेन ऑर्गन को और थोरैक्स के यानी जो चेस्ट में हमारे ऑर्गन है और जो एब्डोमेन में नीचे हैं उनमें एक पार्टीशन क्रिएट करती है। और डायफ्राम का रोल बहुत ज़्यादा है रिस्पायरेशन में। और जो पसलियों के बीच की मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। अतः अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पक्ष अक्ष में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देते हैं। क्या करता है, डायफ्राम संकुचित करता है तो आगे और पीछे का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। देखिए हम सांस जब लेते हैं, अगर आप अपने सीने पे हाथ रख के देखिए तो जब सांस लेते हैं तो हमें महसूस होगा कि जो हमारा ये देखिए फूलता पिचकता रहता है, जो ये पसलियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हैं और अंदर की तरफ दबती हैं। चूंकि उसमें पसलियों का नहीं, उसमें मेनली लंग्स की वजह से जो फेफड़े होते हैं वो फैलते सिकुड़ते रहते हैं, इसकी वजह से हमें महसूस होता है कि पसलियां भी फैल और सिकुड़ रही हैं। बाह्य अर्थात पुरुषक पेशियों को का संकुचन पसलियों और उरोस्थी को ऊपर उठा देता है। देखिए इसमें लिखा है कि पसलियों और उरोस्थी को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस यानी आगे और पीछे में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है।
वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। अगर आगे पीछे का जो आयतन अगर बढ़ेगा तो फेफड़ा भी जब फैल रहा है तो उसका भी आयतन बढ़ेगा। ये समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। जब जहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। तो जब प्रेशर कम होगा तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये अंतःश्वसन हो रहा है, ये देखिए, और ये बाह्य श्वसन हो रहा है, निःश्वसन। ये सिकुड़ रहा है, ये देखिए। डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियां यानी डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल का रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थी को उनके सामान्य स्थान पर वापस ला देता है और वृक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब यानी वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाएगी। औसतन हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो उदरी पेशिकाएं यानी जो एब्डोमिनल मसल, अगर हम खींच के एक बार सांस लीजिए, देखिए जितना हम नॉर्मल सांस लेते हैं उससे ज़्यादा ले रहे हैं, और पेट पे हाथ रखिए, देखिए वहाँ पे भी आपको मूवमेंट महसूस होगा। या फिर जब हम बहुत कस के खींच के सांस बाहर निकालते हैं तो भी आप एब्डोमेन पे अगर अपने हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एब्डोमिनल मसल भी योगदान कर रही हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। जो अगर हम वायु का आयतन देखेंगे तो स्पायरोमीटर से देखते हैं, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अब है श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वरीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, इसको टीवी टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य श्वसन कर रहा है, में कितना बाहर निकाल रहा है या कितना अंदर ले रहा है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? सामान्यतः श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन लगभग 500 मिली होता है। ठीक है, 500 ml, यानी कि जो हम सांस लेते हैं जब नॉर्मली, ये नहीं कि ज़बरदस्ती फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात यहाँ नहीं की जा रही है। नॉर्मली अगर एक सामान्य व्यक्ति है और नॉर्मली सांस ले रहा है तो एक बार में कितनी ऑक्सीजन से नहीं, मतलब एयर, कितनी एयर एक बार में निकाल रहा है, तो वो लगभग 500 ml निकालता है। और हम जानते हैं चूँकि एवरेज जो होता है 1 मिनट में 12 से 16, तो हम 12 से मान लीजिए इंटू कर देंगे, तो यानी कि स्वस्थ मनुष्य का लगभग 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट या तो निकाल रहा है, अंदर ले रहा है। ठीक है, ये हो गया ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है या ज्वारीय आयतन क्या है या फिर कितना होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, नाम से क्लियर हो रहा है, सुरक्षित आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इसमें नाम से क्लियर है। वायु आयतन की वो इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV भी कहते हैं। वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप इंस्पिरेशन ज़बरदस्ती करें, जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो करते ही हैं एक बार में, लेकिन फिर और ज़्यादा हम कस के खींच के सांस लें तो हम एवरेज कितनी सांस ले सकते हैं, यानी उतना रिजर्व है उतना हम ले सकते हैं, तो 2500 ml से 3000 ml तक। ठीक है, फिर है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है। तो औसतन ये 1000 से 11000 ml होती है, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब है अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल किस और अवशिष्ट कहते हैं बची हुई चीज़ों को। तो वायु का वो आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन करने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। हम कितना भी खींच के सांस बाहर निकाल दें उसके बाद भी उतना एयर लंग्स में बची रहेगी, वो होता है 1100 ml से 1200 ml तक। ठीक है, उसके बाद ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं यानी फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह में। अंतःश्वसन क्षमता यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी,
तो सामान्यता निश्वासन जो होता है सामान्यता जितना कितना होता है वो 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद कह रहा है लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहा है ना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है टोटल। तो जो एक नॉर्मली मीन्स नॉर्मल जितना करता है टाइडल वॉल्यूम और उसमें जोड़ देंगे अंतःश्वसन सुरक्षित यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उतना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी उतना टोटल वॉल्यूम है एक मैन जो नॉर्मल एक आदमी उतना इंस्पायर कर सकता है, उतना अंतःश्वसन कर सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसको जोड़ देंगे। टाइडल वॉल्यूम हमारा था 500 ml और जो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ये था 2500 से 3000 ml। तो इसको जोड़ देंगे तो अंतःश्वसन क्षमता निकल जाएगी। फिर है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो सामान्यतः अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, यानी कि सामान्य तो है ही, उसके साथ फोर्सफुल कितना वो एक्सपायरेशन कर सकता है। तो इसमें भी टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। अभी है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ये देखिए ये आपको सारा याद करना है इसकी वैल्यू के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपको 2-3 दे दिया, नोट्स दे दिया, 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 दे दिया, नोट्स दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि सामान्यतः निश्वसन उपरांत वायु की वो क्षमता जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, यानी कि एक निश्वसन के बाद सामान्य निश्वसन के बाद जो मीन्स फेफड़ों में शेष रह जाती है। अभी तक हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी शेष रहती है, लेकिन यहाँ पे है कि नॉर्मल एक टाइडल वॉल्यूम के बाद कितनी बचती है। तो इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन दोनों को जोड़ देंगे, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ेंगे और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ेंगे। यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने जितना फोर्सफुल एक्सपायर किया था वो तो यानी कि फेफड़ों में रहती है तभी हम लोग फोर्सफुल निकालते हैं, और रेसिडुअल हमेशा कितनी बचती ही बचती है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब एक है जैव क्षमता, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, यानी बलपूर्वक निश्वसन के बाद यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वायु की वो अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, यानी कि अंदर ले सकता है। तो इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा क्योंकि हमने जो फोर्सफुल निकाला वो, और टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, और उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मिला के वाइटल कैपेसिटी बनेगी। अब है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी। तो बलपूर्वक निश्वासन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी शामिल है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता। तो ये हमारा इतना आज का था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गैसों का विनिमय, यानी गैसियस एक्सचेंज। फिर है गैसों का परिवहन, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन यानी रेगुलेशन कैसे होता है। फिर यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।